हम आप सभी प्रेस के साथियों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो है स्वागत करता हूं। अभी मैं जो है पूरा मंडी जो प्रभावित क्षेत्र है, जहां बारिशों के कारण, फ्लैश फ्लड्स के कारण और जो बादल फटने के कारण जो इलाके प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे परिवार जो इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं, कईयों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत सारे लोगों की बागवानी और कृषि योग्य भूमि जो है बह गई है। सड़क संपर्क और उसके अलावा पेयजल की स्कीमें और बिजली की स्कीमें जो प्रभावित हुई है, साथ में सरकारी संपत्ति जिसमें स्कूल बिल्डिंग्स हैं, अन्य जो है लोकल बॉडीज़ की बिल्डिंग्स हैं, उन सब का एक जायज़ा लेने और जो राहत कार्य सरकार की तरफ से शुरू किए गए थे उन सब का जो है रिव्यू करने के लिए मैं जो है इन क्षेत्रों का दौरा किया। और मैंने एक बड़ी बैठक थुनाग के अंदर, जिसमें ज़िले के सारे उच्च अधिकारी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर, एसपी और जो मंडी ज़िले के पीडब्ल्यूडी के जो चीफ इंजीनियर हैं, बिजली बोर्ड और जल शक्ति के हैं, इन सबको भी जो है थुनाग में एक विशेष बैठक के लिए बुलाया था और इसकी मीटिंग भी वहाँ पर मैंने की है। परंतु इस बीच में जब मैं थुनाग के एरिया में शुरुआत मैंने गौर से किया, उसके बाद बक्सार होते हुए शाम के समय जब मैं थुनाग पहुँचा तो वहाँ पर कुछ लोग मुझे, जो थुनाग के जो वहाँ पर जो एक हमारा छोटा सा कस्बा है, वहाँ के लोग जो बाज़ार के हैं, वो मुझसे मिले और उनका सिर्फ केवल एक ही जो मेरे से वो चाह रहे थे, मांग थी कि जो हॉर्टिकल्चर और जो हमारा फॉरेस्ट्री का जो कॉलेज है, जिसको वहाँ से सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट करने के लिए जो है 24 तारीख को ही वहाँ नोटिफिकेशन हुई थी, उससे संबंधित उनका जो मांग था कि उसे वहाँ पर रखा जाए, उसे शिफ्ट ना किया जाए। तो मैंने उनको काफ़ी समय दिया, जो टेम्परेरी इसको शिफ्ट करने का फैसला किया, क्योंकि जो बच्चे 300 से ज़्यादा छात्र छात्राएं वहाँ पर थुनाग में, जो उनका हमारे यूनिवर्सिटी का कोई वहाँ भवन नहीं है, वहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है, परंतु एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में कुछ कमरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए हुए थे, कुछ कमरे हमारे जो है वहाँ पर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग सेंटर का लिया हुआ था। तो ये जो बच्चे ज़्यादातर बाहर जो है बाज़ार में किराए के मकानों में रहते थे, उनका कहना था कि 2023 में भी इस किस्म की घटना हुई, 24 में भी घटना हुई और फिर अभी जो है दोबारा से 25 में हुई, तो वो लोग वहाँ सुरक्षित नहीं है। उस रात भी वो जो है बड़ी मुश्किल से जान बचाकर रेस्ट हाउस में सारी रात गुजारा उन्होंने। बाद में जो है जब रास्ते बंद थे, उनके दो जो है प्रोफेसर्स, जो लेडीज़ थी, वो जो है प्रेगनेंसी के दौर पे थे, उनको तो उन्होंने जो है बच्चों ने जो है छात्रों ने जो है एक पलगी बनाकर पलगी में उनको वहाँ से शिफ्ट किया। तो इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री से मिले, बच्चे भी मिले और हमारे से भी मिले। सबका ये था कि हम वहाँ पर वापस हरगिज़ नहीं जाएंगे। अगर उन्हें ये जो है कोर्स छोड़ना भी पड़े तो उसमें बहुत सारे पेरेंट्स का था कि हम अपने बच्चों को जो है ऐसे असुरक्षित स्थान में, जहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट ऐसे मकानों में जो नदी किनारे हैं और जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से एक बार नहीं कई बार इस किस्म की घटनाएं हुई हैं, वहाँ नहीं भेजा। तो सरकार ने इन सब बातों के ऊपर यूनिवर्सिटी के साथ चर्चा करने के बाद, क्योंकि एक तो अभी बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं तुरंत, और दूसरा जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसके लिए भी बच्चों के एडमिशन्स जो है शुरू हो गए हैं और उनको भी बिठाना है। तो सभी बातों को ध्यान में रख के पहले हमने कोई जो सरकारी भवन उस नज़दीक में सुरक्षित मिले उसकी कोशिश की। तो सिराज क्षेत्र में कोई ऐसा भवन उस समय तुरंत अवेलेबल नहीं था। नज़दीक में गौहर में जो वहाँ पर अटल जो एक आदर्श विद्यालय का भवन है, जो करीब करीब कंप्लीशन पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, और उसके हॉस्टल्स भी कुछ अभी जो है थोड़ा बहुत उसमें कुछ काम अभी रहता है, जो 80% तैयार है। और साथ में एक वहाँ पर जो
कॉलेज है, उस कॉलेज के एक हॉस्टल काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है, उसको भी मैं स्वयं जाके सारा निरीक्षण कर किया और ये फैसला हुआ कि ये जो है कॉलेज तुरंत वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रख के, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के, एकेडमिक्स को जो है प्रॉपर चलाने के लिए ये सरकार ने फैसला लिया। तो ये बात इन जो प्रतिनिधिमंडल आए इनके साथ विस्तृत चर्चा हुई और हमने कहा सब बातों को ध्यान में रख के भविष्य में इसका फैसला लिया जाएगा। तो शाम को तो वो लोग चले गए, सुबह मैंने 7 बजे से पूरा जो है थुनाग जंजैली क्षेत्र जहाँ जहाँ पर मुझे जाने की जरूरत थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया गया। एक एक लिस्ट को इस एक सभाओं के अंदर हमने रखा, नाम उसमें जो है जिनके आए हैं नुकसान का वो भी पढ़ के सुनाया और जिन लोगों ने उसको सही माना और जो लोग कुछ छुटे हुए थे उनके बारे में भी हमने जो है वहाँ पर एसडीएम और तहसीलदार उनको भी डायरेक्शन दिया कि मौके पे जाके छानबीन करके अगर वाकई कोई पात्र व्यक्ति रह गया है उसको भी जो है सरकारी राहत के जो भी इनको चाहे मकान का मिलना है चाहे बिलोंगिंग्स का मिलना है उसके लिए किया जाएगा। तो ये सारा जो है पूरा जो है जंजाली के बहुत सारे गांव थुनाग के इलाके में यहाँ पर कहीं भी कोई किसी किस्म का पब्लिक में कोई भी बात को लेकर कोई आक्रोश या रोष नहीं था। उसके बाद एक डेजी गांव है जहाँ पर सड़क जो है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रभावित है। वहाँ जाने पर वहाँ की स्थानीय प्रधान आई और उन्होंने कहा कि उनके जो है वहाँ के स्थानीय विधायक जो आज नेता प्रतिपक्ष है कहते उन्होंने एक मशीन भेजी है। जब मैंने उस मशीन के बारे में पता किया तो पीडब्ल्यूडी वालों को कोई उसके बारे में जानकारी नहीं और हमने फिर पीडब्ल्यूडी के मेरे अधिकारी थे उनको तुरंत आदेश देकर उस जगह को, क्योंकि वहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कहना था कि गांव वाले वहाँ सड़क बनाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका ये था कि अगर वहाँ से सड़क जो बह गई है उसकी अगर कटिंग शुरू की जाए पहाड़ की तरफ को तो ऊपर गांव है उस गांव को जो है प्रभावित होगा, तो इसलिए ये पीडब्ल्यूडी वालों के हाथ खड़े थे। परंतु वहाँ जाकर जब मैंने वहाँ के पंचायत के लोगों के साथ स्थानीय लोगों के साथ चर्चा की और हमने कहा इसको जो है थोड़ा बहुत कटिंग पहाड़ की तरफ से करेंगे और उसको रिटेनिंग वॉल लगाकर उसको भी सेव करने की कोशिश करेंगे और जो नाला बना हुआ है बहुत बड़ा उसके बीच में से सड़क को जो है तुरंत कार्य शुरू करेंगे, चाहे हमें ब्लास्टिंग करना पड़े या अन्य तरीके करने पड़े तो उसके लिए लोग माने और तुरंत हमने जो है वहाँ पर कार्य शुरू करने का काम शुरू किया। उसके बाद मैं उनकी पंचायत में बैठा, विस्तृत चर्चा हुई, कहीं भी किसी किस्म का किसी भी इलाके में रोष नहीं था। जब मैं इन कार्यों को करके मेरा अगला कार्यक्रम था लंबा थाच जो है एक गांव है जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाने का था। जब मैं जंजैली होते हुए वापस आ रहा था तो रास्ते में 10-12 लोग जो है कुछ जो है नारे लगाते हुए वहाँ थे, उन्होंने कोई रास्ता उस समय नहीं रुका, साइड में खड़े होकर नारे लगा रहे थे। इतनी सी बात हुई जिसका मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अब मुझे मालूम नहीं कि वो किस विषय में नारे लगा रहे थे, क्यों मैं तो गाड़ी में चला गया था आगे। जब मैं लंबे थाज में पहुंचा वहाँ के स्थानीय प्रधान मिले और उन्होंने मुझे बताया कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नई भवन है 3 मंजिले से ज़्यादा है उधर, और सबसे निचला जो उनका जो भवन का जो मंजिल है वो पूरा का पूरा जो है उसके अंदर गाद भर गया हुआ है और एक भी कमरा ऐसा नहीं था जिसके अंदर बच्चे मतलब उसमें अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना था कि उधर जो है कोई भी अभी तक जो है वहाँ नहीं पहुँचा था, उसमें नेता प्रतिपक्ष भी नहीं पहुँचे थे, जो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि दिन में 17 किलोमीटर चले तो उस हिसाब से तो पता नहीं वो चांद तक पहुँच जाते। परंतु सबसे अफसोस की बात यह है कि 160 बच्चे उस स्कूल में और जो रोड के साथ में है बिल्कुल जहाँ तक गाड़ी उनके दरवाजे तक जाती है वहाँ तक जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं पहुँचे। वहाँ देखा तो पंचायत के लोग कुछ मनरेगा के तरफ से लगे हुए थे, कुछ वहाँ के युवक मंडल और महिला मंडल जो है वहाँ पर वो गाद को निकालने के लिए पूरा जो है वहाँ कार्य कर रहे थे। पर गाद इतना है कि 8 कमरों के अंदर या 9 कमरों में उसको निकालने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की जरूरत थी। चारों तरफ कॉम्प्लेक्स जो है गाद से भरा हुआ था, अब तो उसमें सड़न की बदबू भी आ रही थी। और साथ में जो एक मिडिल स्कूल का भवन था वो भी निचली बिल्डिंग पूरी तरह से तहस नहस था। उसके ऊपरले मंजिल में एक कमरे में जो 50 के करीब जो
प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको मजबूरी में उसमें रखा गया था। साथ में जो प्राइमरी स्कूल है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। फिर जब मैं कॉलेज में गया जहाँ पर 400 छात्र छात्राएं वहाँ उस कॉलेज में जो है अध्ययन कर रहे हैं, उनकी भी यही हालत थी। उनका पूरा कैंपस चारों तरफ से बाढ़ के पानी से, गाद के कारण पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुआ और निचले मंजिल के अंदर जितना भी साजो सामान था सारा गाद भरने से सारा नष्ट हो गया। परंतु वहाँ भी कोई व्यवस्था उसको जो है रिलीफ देने का, उसको जो है ठीक करने का नहीं चला था। तो तुरंत हमने जो है PWD में, मैंने अपने जाने से पहले ही जब मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि वहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है, एक जो है PWD की JCB वहाँ पर हमने तुरंत भेजी और उसको सफाई कार्य में लगाया और जो SDM और जो तहसीलदार हैं उनको दिशा निर्देश दिया कि इसके ऊपर तेजी से काम करके सारे कॉलेज कैंपस को फिर से जो है किया जाए। आज की तारीख में एक और मशीन, बड़ी मशीन जो है LNT लगाकर ताकि पानी का रुख बदला जाए, उसकी भी हम व्यवस्था करके आए हैं। इसके बाद जो है मौसम कुछ खराब हो रहा था, बारिश भी पड़ने लगी थी। मैंने एक जिला स्तरीय वो जो है हाई कमेटी की मीटिंग जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें DC, SP और चीफ इंजीनियर सबको थुनाग रेस्ट हाउस में बुलाया था। वो लोग मेरे इंतजार में थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे रास्ते में ये सूचना दी गई कि कोई 60-70 लोग जो थुनाग के व्यापारी है, ज़्यादातर भाजपा के जो ज़्यादातर पदाधिकारी है, वो मुझसे दोबारा जो है बात करना चाहते हैं। क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, कोई 3 बजे से ज़्यादा का समय हो रहा था, मौसम खराब था, बारिशें हो रही थी, तो लोगों को जो है हमने रेस्ट हाउस के अंदर बैठने के लिए जगह जो है वहाँ पर उपलब्ध भी कराया। अंदर जब मैं गया तो मैंने कहा कि मीटिंग बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, राहत के कार्यों को लेकर मीटिंग थी। फिर भी मैंने कहा चलो प्रतिनिधि से मिल लेता हूँ ताकि मैं उनसे फारिग होकर अपनी मीटिंग में ज़्यादा समय दे सकूँ। तो उनके साथ पूरी वार्ता हुई। तो मैंने कहा सब भीड़ के साथ तो बात हो नहीं सकती, सारे लोग ऐसे खड़े थे चारों तरफ। तो मैंने कहा 4-5 लोग जो उनके प्रतिनिधि बने हैं आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो वो बात वही थी, पिछले रात भी बात हुई, दोबारा उसी बात को रिपीट कर रहे थे। और उन लोगों का ये था कि किसी भी तरह से मैं वहाँ पर उनके सामने ये फैसला करूँ कि ये कॉलेज जो है शिफ्ट नहीं होगा। वो जो है एक दबाव बनाकर जोर जबरदस्ती से मुझसे फैसला चाह रहे थे कि मैं जो है वहाँ पर अनाउंस करूँ। मैंने कहा कि मैं अकेला जो है इसका फैसला नहीं ले सकता, ये फैसला सरकार लेवल पे हो चुका है शिफ्टिंग का। आप अपना ज्ञापन मुझे दीजिए, मैं इस ज्ञापन को जो है सरकार के समक्ष रखूँगा और उसके ऊपर विस्तृत चर्चा। और मुझे कहते हैं कि आप जब तक यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट नहीं करोगे हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। पर मुझे जो है मीटिंग मैंने जो ऊपरले मंजिल में ऐसे वो जो रेस्ट हाउस है थुनाग का, एक महल से कम नहीं है, 25 कमरे हैं, बड़े बड़े हॉल है। वो शायद जयराम जी की कुछ सोच ही ऐसी रही होगी, बच्चों के हॉस्टल बना देते तो ये शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं आनी थी। पर वो जो है ज़्यादातर रेस्ट हाउसों में विश्वास करते हैं उस किस्म का। तो मैं जब उधर मीटिंग के लिए चला गया, वो लोग नारेबाजी करते रहे निचली मंजिल में। ऊपरी मंजिल में अधिकारियों के साथ, जिसमें कोई 50 से ज़्यादा हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे, हमने अपने जो है जो भी रिव्यू की मीटिंग थी उसको विस्तृत तरीके से किया। और जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कहीं तेज़ी करने की ज़रूरत है, कहीं हमें जो है अन्य और तरीके से काम करने की ज़रूरत है, सब बातों का जायज़ा लिया और मीटिंग हमने बर्खास्त की। उसके बाद कहीं 4-4:30 बजे हम लोगों ने जाके लंच किया हुआ। उसके बाद जब मैं जाने के लिए, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम मेरा जो है ये जो है गोहर के अंदर था, वहाँ भी मैंने एक इसी बात को लेकर मीटिंगें रखी थी जहाँ पर बाढ़ पीड़ित ये जो पीड़ित लोगों की। तो जब मैं जाने के लिए बाहर आया तो उन्होंने चारों तरफ से जो मेरी गाड़ी है उसको घेर रखा था, मुझे गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया। तो मुझे कहते जाने लायक बना तो मैं गाड़ी में बैठा, क्योंकि मेरा अगला कार्यक्रम में गोहर में लोग जो है रेस्ट हाउस में इंतज़ार में थे। पर इन लोगों ने क्या किया, महिलाओं को गाड़ी के आगे खड़े कर दिया, उसके साथ में खुद खड़े हुए, चारों तरफ से गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसमें काफ़ी मुशक्क़त के बाद पुलिस के साथ भी इन्होंने हाथापाई की और बड़े मुश्किल से गाड़ी को जो है मेन रेस्ट हाउस से निकाल के बाहर आए। उस बीच में इन्होंने जो है गाड़ी के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा हुआ था, उस राष्ट्रीय ध्वज का भी इन्होंने अपमान किया। ऊपर काले कपड़े फेंके, एक आध जो है कोई चप्पल नुमा चीज़ भी गाड़ी के झंडे के सामने जो है बोनेट के पास पड़ा हुआ मिला। आगे जब हम बड़े मुश्किल से जो बाहर का गेट था, बाहर के गेट पे फिर दोबारा
जोर जबरदस्ती करके गाड़ी को चारों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया इन लोगों ने। फिर भी किसी तरह से पुलिस ने वहाँ से हमें आगे का रास्ता क्लियर किया। जब थोड़ा 50 मीटर आगे गए तो फिर वहाँ पर कोई 10-11 लेडीज जो है फिर आगे गाड़ी के आगे जो है खड़े हो गए और बिल्कुल गाड़ी को जाने ना दे। उस बीच में ऊपर से जो, क्योंकि जो नीचे वो रेस्ट हाउस के निचले तरफ को था रास्ता, ऊपर से जो है रेस्ट हाउस से यही लोग जो है ऊपर से ये जो काले कपड़े फेंकते रहे, यहाँ तक कि पथराव भी गाड़ी के ऊपर किया। वहाँ से भी चलो पुलिस ने किसी तरह से रास्ते को क्लियर किया बड़ी मुश्किल से। फिर जाके हम जो है आगे गोहर में पहुंचे और अगला कार्यक्रम जो मेरा राहत का था उसको किया। अब इस सब में मुझे केवल इतना कहना है, हम जो है राहत के लिए, चाहे वो सिराज का क्षेत्र है, चाहे धर्मपुर का क्षेत्र है, चाहे चंबा का क्षेत्र है, हमने बिना भेदभाव जो है तुरंत जिस दिन ये घटनाएं घटी, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है 24 घंटे के अंदर धर्मशाला से जो है सबसे पहले धर्मपुर पहुंचे, धर्मपुर के बाद थुनाग और जंजाली के क्षेत्रों में गए। सारे राहत कार्य उन्होंने तुरंत शुरू कर दिए। यहाँ तक जहाँ संभावनाएं थी हेलीकॉप्टर से राशन तक भेजा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको हमने जो है प्रेस किया और बड़ी तेजी से काम हुआ। मौके पे लोग जो है इस राहत, और उसके बावजूद भी ये लोग जो है जनता में एक इस किस्म का प्रचार कर रहे हैं जैसे कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। इस मीटिंग की, इस टूर का मैंने जयराम जी को भी अपने ऑफिस से संपर्क कराया। बहुत अच्छा होता जयराम जी, जो मैंने एक उच्च स्तरीय बैठक थुनाग के अंदर आयोजित की थी, उसमें अगर वो आते, अपनी बात रखते तो सब कुछ वहाँ पर जो है उसका जो है समाधान करने का प्रयास किया जाता। परंतु जयराम जी ने जो है वहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा। वो उनकी सोच है, आए ना आए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने अपना कर्तव्य पूर्ण करना है। एक और जो शर्मनाक घटना की बात कर रहे हैं, अब बिंदल जी जो है आजकल हमारे भाजपा के अध्यक्ष बन गए दोबारा से। अब उनका जो है हमेशा एक तंज जैसा एक स्टेटमेंट वो देते हैं, कहते हैं कि शर्मनाक घटना थुनाग में घटी। तो शर्मनाक घटना तो ये है कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ, इससे बड़ा शर्मनाक घटना क्या होता है? अगर मेरे साथ कोई घटना होती कोई बात नहीं, पर ये तो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान को ही शर्मनाक घटना कहा जा सकता। बाकी क्या शर्मनाक घटना हुआ कि चंद बीजेपी के ठेकेदार, चंद बीजेपी के जो वहाँ पर जो मकान मालिक है, जहाँ पर बच्चों को बारी बरकम जो है किराया लेके रखते थे, सब शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर एक कॉलेज शिफ्ट हो जाता है तो उनके जो है व्यवसाय के ऊपर जो है फर्क पड़ेगा। क्या चंद बीजेपी के व्यवसायों के चक्कर में, उन ठेकेदारों के चक्कर में क्या हम अपने बच्चों का, छात्र छात्राओं का जान असुरक्षित में डालें? कोई बच्चा जो है थुनाग के कॉलेज में जाने को तैयार नहीं होगा। ये बच्चे जो है एंट्रेंस एग्जाम से पूरे इंडिया से आते हैं, इसमें हिमाचल से आते हैं। ये कोई थुनाग के या जंजाली क्षेत्र के बच्चों के लिए नहीं है कॉलेज, ये कॉलेज है एंट्रेंस एग्जाम के बेस से होता है। तो इन बच्चों को अगर वो नहीं आएंगे तो हम कॉलेज कैसे चलाएंगे? तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी वाले जब कुछ बोलते हैं उन्होंने इस बात को मोड़ के किसी और तरफ को लगा दी, जबकि हकीकत ये है कि कुछ चंद बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो वहाँ मकान मालिक हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा, इतना बड़ा जो है इसने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए इन लोगों ने किया है। तो ये एक सबसे बड़ी जो है एक राहत के कार्यों में बाधा पहुंचाना। और इसमें एक और बात आपके सामने लाऊंगा, मैं गांव-गांव जाके आया हूँ, बहुत दानी लोगों ने इस त्रासदी में हर तरह से इन्होंने जो है इसमें मदद की है। मैं उन सबका धन्यवाद सरकार की तरफ से अपनी ओर से करता हूँ। कईयों ने राशन दिया है, कईयों ने बहुत किस्म की सामग्री दी है और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी दिया है। कुछ पैसे, कुछ सामग्री जो है हमें भी प्राप्त हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को, उसको जो है सही तरीके से जो पात्र व्यक्ति है उनको बांटा जा रहा है। परंतु जो बीजेपी वालों ने इकट्ठा किया हुआ है, जो इनके पास है, उसमें भी राशन में बांटने में भी भेदभाव कर रहे हैं। जो पैसा इनके पास करोड़ों के हिसाब से आज इकट्ठा हुआ है, उसमें ये कह रहे हैं दानवीरों से कि आप इसके ऊपर जिसको देना है उसका नाम मत लिखिए, ब्लैंक चेक दो ताकि हम अपनी उसके हिसाब से देंगे। मैं आपके माध्यम से जयराम और जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे जितना भी दानी लोगों ने बीजेपी के पास किसी भी किस्म का राहत सामग्री दिया है और जो कैश या जो इन्होंने पैसे में दिया है उसका एक एक का हिसाब दीजिए। किस किस व्यक्ति को ये कैश बांटा गया है,
किस किस व्यक्ति को ये सामग्री दी गई है, ताकि एक पारदर्शी तरीके से हमें पता लगे कि ये पैसा जो है इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इसका भेदभाव नहीं हो रहा है। ये हम इनसे जो है, मेरा इनके ऊपर आरोप भी है। और इनसे अगर ये जो अपने आप को बड़े नापाक कहते हैं, अगर पारदर्शी की बात करते हैं, पारदर्शिता का एक लिस्ट जारी करें कि कितना करोड़ रुपए जमा हुआ है और वो किस किस व्यक्ति को दिया गया है और कितना सामग्री जो है आपके को प्राप्त हुआ है। मेरी जानकारी में ये है कि बहुत सारा सामग्री भाजपा के लोगों ने अपने जो स्टोरों में इनको रखा हुआ है, ताकि कल वो जो है अपना जो है पिक एंड चूज करके उसका बांटेंगे। तो ये जो है राहत के काम में भी भेदभाव करने वाले लोग हैं। मैं इनसे यही कहूँगा कि आप बताइए, मौका है, लिस्ट जारी कीजिए, ताकि हम उस लिस्ट को सरकारी लिस्ट के साथ टैली करेंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कि आपको इन्होंने जो है कितनी राशि दी है, कितनी सामग्री दी है। यहाँ पता लग रहा है जैसे लोगों ने अब ये जो है बिंदल जी कहते हैं कि बहुत सारे हमने जो है किचन के किट्स दिए हैं। पता लग रहा है किसी किसी व्यक्ति को तो 10-10 कुकर भी दे दिए, किसी के पास एक भी कुकर नहीं है। ये है भाजपा के काम करने का तरीका। हर जगह पे राजनीति करेंगे, हर जगह पे वो जो है ऐसा करेंगे, भेदभाव करेंगे, क्षेत्रवाद फैलाएंगे। और मंत्री गया हुआ राहत के काम देखने, वहां भी मंत्री के साथ जो है उनको जो खिसी इस बात की है कि जयराम जी पता नहीं, ना तो जयराम जी ने कोई निंदा की इस घटना की। मेरा नहीं करो कोई बात नहीं, कम से कम राष्ट्रीय ध्वज के बारे तो एक शब्द बोलो। इनके मुंह क्यों सिले हुए है उस पार्टी से जो राष्ट्रीय ध्वज को चाहते नहीं थे। तिरंगे का अपमान, अब तिरंगा यात्रा करने वाले, तिरंगा का अपमान देखा हुआ सबने आपने किस किस्म से हुआ। तिरंगे के ऊपर काले कपड़े, तिरंगे के ऊपर कहते हैं जूते मेरे ऊपर नहीं बजे, जूता जो है तिरंगे के ऊपर फेंका गया, अगर फेंका गया है तो ये कुछ बातें मैं जो है आपके समक्ष रखना चाहता था। क्योंकि प्रेस में बहुत सारी बातें आ रही है कि मंत्री भाग गया, तो मैं वहां पर क्या कहते हैं परमानेंट रहने के लिए गया था। मैं वहां से निर्धारित कार्यक्रम के तहत मुझे 3 बजे वहां से निकलना था, परंतु लोगों के साथ बातचीत करते हुए मीटिंग लेट होने के कारण मैं जो है 2-3 घंटे वहां से लेट गया। तो मैंने वहां पर बैठे थोड़ी रहना था, मेरा अगला कार्यक्रम था गोहार में, उसके बाद नेक्स्ट मेरा धर्मपुर क्षेत्र के अंदर था, उसके बाद सरकाघाट के अंदर था। मैं तो अपने निर्धारित कार्यक्रम में जा रहा था उस कार्यक्रम को रोकने के लिए, क्योंकि इन्होंने देखा कि गांव के अंदर तो लोगों में खुशी है कि कांग्रेस सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 60 लाख रुपए देने की घोषणा हो रखी है। अभी ये केंद्र में घूम रहे हैं और केंद्र में भी क्या कह रहे हैं कि एक जो है आपदा स्पेसिफिक एरिया को जो है पैसा मिले। जब पूरा प्रदेश जो है उस समय 2023 में आपदा से प्रभावित रहा, जयराम जी उस समय इन्होंने मांग की कि तुरंत जो है विधानसभा का सेशन स्पेशल इसके लिए बुलाया जाए। 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें बड़ी चर्चाएं हुई। जब प्रस्ताव पारित करने की बारी आई कि केंद्र सरकार से मांग की गई कि हमें जो है एक आपदा जो ग्रस्त क्षेत्र इमरजेंसी का घोषित किया जाए, जयराम जी वहां से मुकर गए। और उसके बाद जो है दिल्ली जाने की बात की, उसमें दिल्ली भी हमारे साथ नहीं आए। मैंने सिर्फ केवल ये नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि जयराम जी को अकल आ गई तो देर आए दुरुस्त आए। आज कह रहे कि मैं दिल्ली आपके साथ आने को तैयार हूं, मैं केंद्र सरकार से जो है आपदा प्रबंधन के लिए राहत लाने को आ रहा हूं। तो मैंने कहा जब किसी के पैर में जूता में पर कील छूटता है तभी पता लगता है कि क्या होता है कील। तो मैंने कोई सराज के लोगों के बारे में नहीं कहा, उधर के पीड़ित लोगों के बारे में नहीं कहा, बल्कि सबसे पहले आज भी मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे इस घटना की बारी आई, सबसे पहले फोन करने वालों में मैं था। डीसी को करने वाला, एसडीएम को करने वाला, एनडीआरएफ को रास्ते पे डालने के लिए या एसडीआरएफ को डालने के लिए सभी किस्म का जो है इसका वो जो है इसका मैं कोशिश कर रहा था। तो ये जो है इन्होंने बात को घुमा दिया। उन्होंने कहा कि सिराज में इतना सारा जो है नुकसान हुआ है, तो मैंने जो है उनके प्रति संवेदना नहीं दिखाई है। इन्होंने लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश की है और ये मेरा उनके ऊपर आरोप है। ये हमेशा लोगों को गुमराह करते हैं। ये कहता है कि मैं किन्नौर में आपदा के समय आए होंगे कई बार, मैंने कभी नहीं कहा नहीं आए। गए होंगे किसी जगह पे, मैंने कभी नहीं कहा। अगर एक भी मकान किसी भी प्रदेश के वासी का अगर बह जाता है, मेरे लिए वो सब बराबर है। हाँ, जयराम के लिए उसमें भी क्षेत्रवाद हो सकता है, यहाँ का मकान ज़्यादा जरूरी है, वहाँ का मकान कम है, हमारा ऐसा नहीं होता। आज सारे दिल्ली में बीजेपी के सांसद, बीजेपी के जितने हमारे लोग हैं सब कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। ये बात 2023 से हम कह रहे हैं चलो दिल्ली तुम्हारी सरकार है,
डबल इंजन थी उस समय, तो अभी सिंगल इंजन में चलो फिर भी उसमें तेल डालो, बेशक डीजल महंगा है 100 रुपए का, ये सड़क कम से कम चले तो सही है, जो इंजन है चलता ही नहीं है। अभी फिर मांग क्या कर रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं। आपदा प्रबंधन के लिए जो है पूरे प्रदेश आपदा में है, हर जगह पे मकान गिरे हैं, करसोग में भी तो गिरा है, आपके चंबा में भी गिरा है, धर्मपुर के अंदर भी गिरा है, कुल्लू के अंदर भी गिरा है, किन्नौर के अंदर भी हुआ, लाहौल स्पीति के अंदर हुआ है। उनके लिए नहीं मांग रही, ये कहते हैं हमारे लिए 6 पैसे। तो ये जो है स्वार्थ से भरा हुआ इनकी सोच है, इनकी जो है मानसिकता जो है संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, बाद लोगों को गुमराह करते हैं। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अब उसमें जो है हर कुछ लिखा जा रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि मौके पे अगर गांव के अंदर जाएंगे वो लोग बताएंगे कि किस किस्म के कार्य हुए हैं, कांग्रेस की सरकार ने किस तरह से उनकी मदद की है और आगे भी मदद करने जा रहे हैं। और बढ़िया पैकेज जो है माननीय मुख्यमंत्री जो है इन सभी प्रभावित क्षेत्रों को जैसे 2023 में लाए हैं लेकर आएंगे। धन्यवाद। नेगी जी, आरोप ये लग रहे हैं कि ये तो 25 दिन बाद आप गए, और दूसरा मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे बिल्कुल लोगों के बीच जाके ये कहा कि ये वन क्षेत्र की भूमि इस पे हम नहीं दे सकते, बाकी हर चीज़ हमारी चीज़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको सहानुभूति देने के अलावा 2 टूक क्या देना। और दूसरा कि अब वन भूमि केंद्र के क्षेत्राधिकार में है, तो क्या आप स्टेट सरकार अपनी तरफ से भूमि देगी स्टेट की? अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मंत्रिमंडल का जो है एक सिस्टम होता है, सभी मंत्री सभी जगह नहीं पहुँच सकते। इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुँचे हैं, उसके बाद में जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री पहुँचे हैं, उसके बाद में हेल्थ मिनिस्टर पहुँचे हैं, हमारा जो है टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर पहुँचा है। बाकी हम लोग जो है अलग अलग जगह पे हम जो है स्टेट लेवल पर बैठ के सारी मॉनिटरिंग करते हैं। ये ठीक है, अभी भी मैं जब गया हूँ तो मैंने पूरी मॉनिटरिंग की, मैं खाली फोटो सेशन के लिए नहीं गया कि एक जगह पे खड़ा हो गया, फोटो खिंचा दिया और आ गया और लोगों को कहा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हमने जो है एक कंक्रीट बात की है, आपको किस तरह से हम रिहेबिलिट करेंगे, जहाँ काम में कोई हमें खास उसमें कोई तेज़ी लाने की जरूरत है, उसमें हमने मौके पर जाके तेज़ी लाया। हमने कोई फोटो सेशन के लिए नहीं गए, लोग फोटो खिंचा के आ गए, डिजाइनर कपड़ों में घूम रहे थे वहाँ रात के समय में, जो जहाँ तक सड़कें पहुँची। जयराम जी का अपना स्टेटमेंट है कि जेसीबी आगे आगे है, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ। हम लोग उस किस्म के लोग नहीं है, जेसीबी रोड क्लियर करेगा तब जाएंगे, हम तो जो है उछल के जाते हैं, ये अलग बात है। और दूसरी बात आपने कहा कि फॉरेस्ट हिमाचल में, आपको ये जानना जरूरी है कि जितनी भी हमारी ज़मीन है ये जो है इसका किस्म जो है वन है, और वन भूमि के ऊपर प्रदेश सरकार का कोई भी किसी किस्म का इसको किसी भी पर्पस के लिए सैंक्शन करने की अख्तियार नहीं है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत डेवलपमेंटल के जितने भी काम है, चाहे सरकारी आपके जो रोड्स बनने हैं, कोई भवन बनना है, स्कूल बनना है, उसके लिए हमें केंद्र सरकार को FCA में जाना पड़ता है और उसकी लंबी जटिल प्रक्रिया है। और सैंक्शन होने के बाद NPV होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उस जमीन का हमें सरकारी को ये जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। हमने इस बारे में भी चिंता व्यक्त की और जो हमारा स्पेशल सेशन था उसके बाद हमने एक प्रस्ताव जो है दूसरे विधानसभा सेशन में रखा कि केंद्र सरकार को, हमने विधानसभा ने उसमें सर्वसम्मति से पास किया, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया। हमने ये कहा कि केंद्र सरकार 1980 का जो FCA का कानून है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, उसमें जो है संशोधन करके हिमाचल जैसे जहाँ पर सारी भूमि वन भूमि है, प्राकृतिक आपदाओं में जिनके मकान चले जाते हैं, जिनकी ज़मीन चली जाती है, उनको जो है वन भूमि से बदलाव में दिया जाए, या हमें जो है कुछ बीघे तक लोगों को जो है रिहेबिलिट करने के लिए दिया जाए। ये प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। बल्कि एक 1996 से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला हुआ गोदावर्मन के नाम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है FCA को मॉनिटर कर रही है। उसमें भी हम जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमने तैयार कर दिया मसौदा, हम उसमें जा रहे हैं कि जो हिमाचल का जो एक अलग किस्म का हमारी समस्या है उसको ध्यान में रख के सुप्रीम कोर्ट भी हमारा जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है कि वन भूमि क्या होता है, ये किसी भी एक्ट में उसका डेफिनेशन नहीं है। तो हम केंद्र से मांग जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाल के फॉरेस्ट का डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाएगा तो हमें बहुत सारी ज़मीन मिल जाएगी जो हम ऐसे समय में लोगों को दे सके। अभी हिमाचल में जो है ऑल वेस्ट लैंड इज फॉरेस्ट लैंड, चाहे बंजर है, चाहे आपके नदी नाले है, सारा का सारा फॉरेस्ट लैंड है।
1 इंच के ऊपर केंद्र के परमिशन और एनपीए दिए बगैर नहीं हो सकता, और उसमें मकान बनाने के लिए या जमीन बनाने के लिए तो प्रावधान है ही नहीं। देखिए जी, एक ना ये जो बागवानी वाले क्षेत्र है, यहाँ कई क्षेत्रों में संपर्क सड़कें टूटी हुई है, और जो सड़कें बनी हैं आमतौर पे ये जो है पंचायतों के माध्यम से बनी है, इसे निकालना मुश्किल है। क्या इसके लिए एक अलग से फंड नहीं होना चाहिए? ये जो सेब फंसा हुआ है लोगों का जगह जगह। इसके लिए जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो रोड्स हैं उसके लिए तो फंड वैसे भी अवेलेबल है, परंतु जो लोकल बॉडीज के द्वारा कोई भी सड़क संपर्क बनाए उसके लिए भी हम जो है पैसे दे रहे हैं और उसको क्लियर कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं जो सड़क पंचायत ने बनाई तो वो बंद का बंद रहेगा। जहाँ भी है डिप्टी कमिश्नर्स को पूरा जो है निर्देश दिया हुआ है, और तुरंत उन रोडों को चाहे जेसीबी लगानी है चाहे डंगे लगाने हैं लगा के इसको बहाल करना है। अभी 2 साल आपने देखा 23 के जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान था, उस समय भी सेब के निष्कासन में मंडियों तक पहुंचाने में किसी भी किस्म की कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि हमने पूरा मॉनिटरिंग करके जहां भी कोई बंद था उसको खोलने के लिए जो है युद्ध स्तर पे कार्य किया। नहीं साहब, आपने कहा कि थोड़ा सेफ नहीं रह गया हॉर्टिकल्चर कॉलेज है और उसको इसलिए शिफ्ट करना पड़ा, और बच्चे भी और ये से आते हैं तो अब कोई वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो पहला सवाल है कि क्या वो कॉलेज वहाँ से परमानेंटली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होगा? और दूसरा, राजनीति में कोई कभी दोस्ती दुश्मनी नहीं होती, तो क्या जयराम के साथ आप वर्ग में जाने की कोई कोशिश करेंगे? वो तो मुझे बोलते हैं जयराम जी ठंडे इलाके का है, तो मुझे गर्म होने दो, फिर मैं दोस्ती करूंगा उनके साथ। विधानसभा में कहा है इन्होंने कई बार। और दूसरी बात है, थुनाग का जो नीचे बाजार का क्षेत्र है, ये एक बार नहीं अनेकों बार इसमें जो है बाढ़ आने से लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए, और मुझे ये जानकारी है कि ज़्यादातर एनक्रोचमेंट पर है ये मकान। अब एनक्रोचमेंट के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि बार बार हमें जो है वहाँ पर लोगों की जानें चली जाए और लोगों को नुकसान हो जाए, तो क्या इसको किस तरह से बचाया जाए। दूसरा, जो कॉलेज है आपको जैसे बताया कि जयराम जी के पास समय था, बढ़िया जो एक 25 कमरे का रेस्ट हाउस महल नुमा बनाया हुआ थुनाग में, उसके बजाय उसी जगह पे ये जो बच्चों के लिए जो छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या जो भवन बनाना चाहिए बन जाता, तो आज ये नौबत ही नहीं आना। आज तो हमारा सारा का सारा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट पे है। तो छात्र छात्राएं ये, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्योंकि जो अच्छे मेरिट वाले फर्स्ट मेरिट में नॉन ही प्रेफर करते हैं, सेकंड में नेरी करते हैं, थर्ड वाले जो है इसमें जाते हैं, कोई आएगा नहीं तो हम किसके लिए चलाएं। यही नहीं, अभी एक फार्मेसी का कॉलेज है वहाँ, उसका भी आप जाएंगे तो 2 नालों के बीच में बनाया हुआ है, 15 से 16 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। वो तो एक किस्म से ऐसा खतरनाक जगह पे है कि वहाँ अगर आप उनको स्थापित करोगे भी तो इस किस्म के कभी हादसे आएंगे तो पता नहीं कितने लोगों की जाने जाएगी। ये सारा अनप्लान, पैसा मिला, पैसे का प्रयोग करना जो है इनको नहीं आया। इन्होंने 17 तो हेलीपैड बना दिए, दर्जनों जो है वहाँ पर क्या कहते हैं ये रेस्ट हाउसेस बना दिए। अभी आप, मैं जंजाली में कल जाके आया, वहाँ पर एक हमारा जो है टूरिज्म का वहाँ पर कोई 32 करोड़ से ज़्यादा का जो है भवन बना दिया, और वो बाद में दे दिया क्लब महिंद्रा को। मुझे भी वहाँ जाना था देखने की कैसा है वो, कि मैं भी क्लब महिंद्रा का मेंबर हूँ। तो वह होटल तो आजकल बंद पड़ा है, कहाँ पर 30 लाख सालाना में, बताइए, पता नहीं क्या सोच के बनाया हुआ। उसी जगह पे कॉलेज भी बनाते थे जंजाली में। अब वहाँ पर एक और ज़्यादा परेशानी क्या है, वहाँ थुनाग में भी बहुत बड़ा वो बना दिया मिनी सेक्रेटरीट, एसडीएम जो है थुनाग में बिठा दिया। लोगों ने इनके मुख्यमंत्री रहते समय इनका जो है पूरा पुतला फूका बंजार के इधर जंजाली के लोगों ने कि भाई ये जंजाली में होना चाहिए था, इसको कहाँ थुनाग में गए। फिर उसके बाद इन्होंने एक वहाँ भी भवन बनाया, खाली पड़ा हुआ है, करोड़ों की मतलब बिल्डिंगें खड़ी है वहाँ पर जो खाली पड़ा है। लोगों की मांग के बाद में जो है वो जो उनको मजबूरी में जो है अब 12 दिन जो है ये जंजैली में रखना पड़ता है एसडीएम को, और बाकी 18 दिन जो है इधर रखना पड़ता है थुनाग में। तो बताइए ये किस किस्म की व्यवस्था की इन्होंने। तो ये जो है अनप्लान्ड सारा जो सड़कें बनी हैं, अनप्लान्ड बिल्डिंग बने हैं, हाँ ये सबसे ज़्यादा नुकसान करने का कारण ये है। बाकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोगों के बाग बगीचे गए हैं, पॉली हाउसेस गए हैं, उनके लिए हमें जो है स्कीम बनाएंगे किस तरह से उनको रिहेबिलिट करेंगे। परंतु अगर हाई जो आपदा राहत या आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो समेज का जो पिछले साल की आपदा आई थी
उसमें लिखा है, पूरा केस स्टडी डाली है कि लोगों ने समेज में जो नाला है उसमें इंक्रोचमेंट करके घर बनाए हुए थे, टॉयलेट्स बनाए हुए थे और अलग अलग तरह के, और उसी तरह से उससे पिछले साल बागी क्षेत्र की एक केस स्टडी वहाँ पर डाली हुई है। पिछले 3 साल से सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, सरकार ने ऐसी सॉलिड पॉलिसी क्या बनाई है कि नदी नालों के पर जो है लोग परमानेंट निर्माण नहीं कर पाया करेंगे, ताकि जो है इस तरह की आपदा ना आए। जो अभी हमारी आपदा चल रही है, इसमें 700 घर, गौशालाएं और वगैरह वगैरह आपकी डैमेज रिपोर्ट में आता है डेली कि इनको नुकसान पहुंच गया है। तो ये तो हर साल की कहानी हो जाएगी। अब मतलब राजनीति को छोड़िए, आप सरकार हो तो सरकार में स्थायी नीति क्या रहेगी? अतिक्रमण रोकने के लिए, मतलब कि जो बने हैं, जो डैमेज हुए ना सारे, वो आपने समेज और बागी पुल का जो यहाँ पर बताया है, मैं जो है वहाँ भी गया हूँ। वहाँ की भी ये कई बात ठीक है कि बहुत सारे लोगों के एनक्रोचमेंट पे बने थे, और ज़्यादातर अब सड़क जब खुल जाती है तो लोग चाहते हैं कि सड़क के नज़दीक अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आप खोल देते हैं तो वहाँ पर एक पूरा एक तैयार हो जाता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन, जिसमें ढाबे, होटल या जो भी कहिए आप, उस कारण भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ये ठीक है कि इसके ऊपर हमें गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। और जो तो बस गए हैं, आज की तारीख में मैक्सिमम लोग जो है बस चुके हैं, उनको तो आप वहाँ से हटा नहीं पाएंगे, पर भविष्य में ना बने उसके लिए कोई कानून बने, उस पर विचार करने की सख्त जरूरत है। नेगी जी, 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जयराम ठाकुर ने आपके विषय में कहा कि आप असंवेदनशील हैं, और मुख्यमंत्री को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति को पद से हटाना चाहिए। दूसरी बात सतपाल सिंह सत्ती ने कही, उन्होंने कहा कि नेगी पहले भी कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, फिर आपके बेटे पर किन्नौर में FIR हो जाती है। इन सभी इंसिडेंट्स को आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा सवाल ये, इतने सारे एक साथ पूछोगे मैं भूल जाऊंगा। सबसे पहले मेरे बेटे पे आ जाते हैं, ठीक है। मेरे बेटे पे FIR करने दिया तो उसमें मेरा भी तो कोई वो रहा होगा, मैंने कानून को रोका नहीं। एक प्रक्रिया है FIR का, जो भी जाके कर सकता है। तो हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम जो है इनके तरह नहीं है कि इधर जो है बड़े बड़े कांड हो गए। अब नेशनल लेवल पे देखे कोई FIR करने दिया इन्होंने, हमने तो करने दिया, FIR किया तो किया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन में आएगा। अगर जयराम जी ने मेरे खिलाफ लोगों को गुमराह करना शुरू किया तो मेरे इलाके के लोगों को रोष था, तो उन्होंने एक जो है लोकतांत्रिक तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लेके सिर्फ रोष प्रदर्शन किया, उसमें क्या खामी है? और दूसरी बात, जयराम जी कहते हैं मैं संवेदनशील नहीं रहा, किस तरह से नहीं रहा मुझे बताइए। मैंने क्या ऐसी बात कह दी जिसके कारण जो है आप मुझे जो है झूठा मूठा मुझ पर आरोप लगा रहे हो? मैंने पहले भी कहा है, सबसे पहले आप अधिकारियों को पूछ सकते हैं, SDM से लेके आपके DC तक किसका फोन गया होगा उस समय, तुरंत सबसे पहले यही होता है। मैं तो जो है सैटेलाइट फोन अपने गाड़ी में साथ लेके चलता हूँ, और जहाँ जहाँ सैटेलाइट फोन जो उसका नंबर रखता हूँ, ताकि वो कोई बहाना ना मारे कि मेरा फोन जो है इधर रह गया उधर रह गया। और एक दिन में मॉनिटरिंग करता हूँ कौन अधिकारी सुन रहा है नहीं सुन रहा है। हम जो है विश्वास करते हैं काम करने में, हम पर्दे के पीछे काम करते हैं। जयराम की तरह से फोटो शूटिंग में नहीं आते। लोग बता रहे थे 7-7 कैमरे थे जयराम जी के, एक जगह पे दौड़ लगा रहे थे, उधर से पत्थर नहीं आ रहा है और दौड़ रहे हैं वो। इस किस्म से क्या होगा? वो ग्राउंड लोग जानते हैं। जिस स्कूल के जिस कॉलेज के 400 बच्चे वहाँ कीचड़ में हैं, वहाँ तक जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती है। तो ये हमारे पे क्या आरोप लगाएंगे? हम आज भी ना केवल सराज के लोगों के साथ, पूरे हिमाचल के जो भी पीड़ित लोग हैं, एक एक घर, चाहे किसी गांव में एक ही घर गया है, उनके साथ खड़े हैं। और हमारी गवर्नमेंट, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक श्रेय जरूर जाता है कि इन्होंने जो है पैकेज, फर्स्ट टाइम राहत के पैकेज में इतना बड़ा परिवर्तन हिमाचल प्रदेश के अंदर करके हजारों लोगों को राहत पहुंचाई, जिसका जिक्र ना बीजेपी वाले करते हैं ना इनके लीडर करते हैं। इनको तो यही है कि ये कैसे कर दिया इन्होंने हिमाचल को अगर कंगाल बनाने में, अगर हिमाचल की आज आर्थिक दशा खराब है, ये सब जयराम जी की नालायकी के कारण हुआ है। आज हिमाचल जो भुगत रहा है, इस किस्म के मुख्यमंत्री जो रहे, जयराम जी के तरह मुख्यमंत्री आज तक किसी प्रदेश में नहीं होना चाहिए दोबारा। नहीं तो ये जो है इस किस्म के लोग आएंगे, सिर्फ ये जो है अपने महल बनाते रहेंगे और आम आदमी से हट के जो काम करते हैं।
सर दूसरा सवाल, आप किन्नौर से विधायक भी हैं। विमल नेगी मामले में जो सीबीआई जांच के दायरे में चल रहे कुछ अधिकारी हैं, जिसमें देसराज और मीना का नाम प्रमुखता से आ रहा है, उनको सरकार ने अब प्राइम पोस्टिंग दे दी है। किरण नेगी का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि सरकार की सिंपैथी किसके साथ है, ये तो साफ दिख रहा है। अब फिर बार बार आप लोग उस मुद्दे को उठा रहे हो। आप ये सीबीआई से क्यों नहीं पूछते कितने महीने हो गए, क्यों, कौन सा ये कोई रॉकेट साइंस पता करना था? एक आदमी ने आत्महत्या कर दिया, उसको किस तरह से किसी ने इंस्टिगेट किया है, आज तक क्यों नहीं ये प्रूफ हो रहा? सीबीआई कर क्या रही है? सीबीआई से अच्छा तो हमने किया, जिस दिन ये घटना घटी उसके तुरंत बाद सबसे पहले सस्पेंड किया, उसके बाद उनको ट्रांसफर किया, उसके बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद जो है हाई पावर्ड कमेटी से जो है हमने जो है एक इंक्वायरी कराई, सारी इंक्वायरियां चली हुई थी। अब ये एक बीजेपी का मुद्दा ये था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, कोर्ट में चले गए, सीबीआई भी आ गए। अब सीबीआई करे तो सही, लाए तो सही, पर ये अधिकारी जब तक दोषी करार नहीं होते हैं, हम उनको सस्पेंशन का भी एक पीरियड होता है, सस्पेंशन के बाद हमें उनको रीइंस्टेट करना ही करना है, अदरवाइज उनका भी अपना राइट है, वो कोर्ट के माध्यम से भी हमें ऑर्डर करते हैं। इनको उन पोस्टों पे कहीं नहीं रखा गया जहां पर ये जो है थे। अब डायरेक्टर से उसको हटा के चीफ इंजीनियर बनाया तो वो डिमोशन है। और दूसरी तरफ से मीना जो है वहां पर एमडी था, एमडी से हटा कर अगर उसको सेक्रेटरी आपने उसको एक क्या कहते हैं खेल विभाग में डाल दिया तो उसका क्या प्रमोशन है? सर मुख्यमंत्री ने आपसे सलाह ली थी ये पोस्टिंग करने से पहले? भाई मुख्यमंत्री हमसे सलाह ले ना ले वो आप थोड़ी, हम दोनों बात करेंगे। ये तब कैबिनेट है, कैबिनेट अपने विजडम में करती है जो भी है, और मुख्यमंत्री उसका हेड होता है। तो ये तो इंटरनल बातें होती है, तो जब अभी तो नोटिफिकेशन में ये कहा कि टेम्परेरी शिफ्ट हुआ है, पर जयराम जी की पीड़ा है। मेरी नियत कभी मनसा नहीं थी इस कॉलेज को शिफ्ट करने का। मैं पिछले बार गया जाकर, मेरा जो एसडीएम ऑफिस खाली था वहाँ जिसमें ट्रेजरी चल रही थी, मैंने ट्रेजरी को शिफ्ट कराया जो जयराम जी नहीं करा सके अपने समय में, और उसको खाली करा के 40 लाख रुपए उसको जो है रिनोवेशन के लिए भी डाला। मेरी मंशा थी कि इस कॉलेज को वही चलाऊं, मेरी मंशा थी कि इनको बेटर जो है बच्चों को फैसिलिटीज मिले। मैंने वहाँ जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 2 बिल्डिंग है, एक नए एक पुराने, वहाँ के स्थानीय लोगों से कहा कि मुझे ये जो नया भवन है जिसमें 2 ही कमरे दिए मुझे दे दो, ताकि मेरे बच्चे जो है अच्छा वहाँ पर जो है इनका पाठन हो। वो भी नहीं दिया। बाहर एक जो है छोटी सी जगह थी जिसमें मैंने कहा बच्चों को खेलने तक के लिए जगह नहीं है, मैं कहा अगर बास्केटबॉल कोर्ट ना देता हूँ, उन्होंने कहा कि हमारा देव स्थल है, हम नहीं दे सकते। इन्होंने कहा हमारी मदद की, कहीं भी हमारी मंशा कभी नहीं थी इसको शिफ्ट करना। कांग्रेस हमेशा बसाने का काम करती है, बीजेपी से जो है राजनीति करके उजाड़ने का काम करती है। सर विपक्ष कह रहा है कि मंत्री जी को अपना बड़ा दिल रखते हुए जिन्होंने विरोध किया, अपनी बात रखी है, उनका हक है और आपका सुनने का आपका वो है, तो क्या सर जिनके ऊपर 60 लोगों पे एफआईआर हुई है तो क्या उसे वापस करने की कोई मंशा? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आप बताइए, जब विधायकों ने गवर्नर साहब को पिछली बार कांग्रेस हम जब उसमें थे तो गवर्नर साहब को भी इसी तरह का उन्होंने रोका था ना, देशद्रोह का केस हुआ उनके ऊपर, ये क्या उनसे ऊपर हटके चले गए? मैंने उनकी बात रेस्ट हाउस के अंदर 70-80 आदमी कोई नहीं बुलाता, सबको बुला के मौका दिया, एक बार नहीं अनेकों बार, पहले रात को दूसरे दिन सारी बातें की, लोकतांत्रिक तरीके में मैंने उनकी बात सुनी। अब वो जबरदस्ती मेरे से फैसला कराना चाहेंगे, ये क्या लोकतंत्र? अब जब मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम पे जा रहा हूँ, आप मेरी गाड़ी रोक कर मुझे वहां से जाने से रोकते हो, और फिर उस पर जो है राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर आप जो है काले जो है कपड़े फेंकते हो, चप्पल फेंकते हो, बाद में पथराव भी करते हो। ये क्या लोकतंत्र में ये है? आपको विरोध करने का अधिकार है, जैसे आप कोने में खड़े होकर मेरे खिलाफ चाहे जो मर्जी बोलते, मुझे क्या एतराज है? आपका विरोध है, कर दीजिए, पर आप मुझे रोकते हो काम करने से, सरकारी काम में मंत्री का दायित्व के काम से रोकते हो, वो जो है गैर कानूनी है। उनके ऊपर एफआईआर तो अभी और धाराओं में होना चाहिए, देशद्रोह का भी लगना चाहिए। जब हमारे विधायकों के ऊपर अगर गवर्नर की गाड़ी रोकने का जो है देशद्रोह लगता है, तो मंत्री भी तो एक संवैधानिक पद पर है, हम उनसे कम है क्या? या जयराम जी की मर्जी चलेगी क्या? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सीएम साहब अभी मंडी दौरे पे गए थे जब आपदा आई थी, तो उन्होंने वहाँ कहा था कि जो राहत की पैकेज तैयार होगा या राहत के बारे में सारी चीजों को संज्ञान देंगे, आपका नाम लिया था उन्होंने। तो कल जैसे कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है, तो क्या ये माना जाए कि जो आपने मसौदा तैयार किया कल उसमें आएगा? कैबिनेट में अकेला मैं तैयार नहीं करता हूं, कैबिनेट के सभी साथी बैठ के उस पर विचार विमर्श करेंगे। और कांग्रेस ने एक इतिहास बनाया, 2023 में कभी ये प्रश्न आपने पूछने से पहले ही हो गया,
1,30,000 रुपये मकान पूरा नष्ट होने का मिलता है। हम हमारे सरकार ने, मुख्यमंत्री ने 7 लाख दिए। हमारे जो पार्सल डैमेज होता है 10,000 रुपये मिलते हैं, 1 लाख रुपये दिया। और अब पशुधन का ये होता था कि 2 से ज़्यादा पशु अगर चले गए तो आपको 35,000 रुपये बड़े पशु का मिलता था। 55,000 रुपये पशुधन का, बड़े जानवरों का, चाहे नंबर कितने भी हो। भेड़ बकरियां 3 से ऊपर नहीं मिलता था। मैंने तो चंद्रताल में देखे जब भेड़ बकरियां बर्फ में दबी हुई, वो लोग रो रहे थे कि हम कैसे हमले। हमने कहा इंतजार करो हमारा, और मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा पैकेज दिया। उसमें 6,000 रुपये भेड़ों का, भेड़ बकरी का, और नंबर कुछ नहीं, 250 मैंने तो 250 के दिए। इतना बड़ा राहत तो जो है दिल्ली के अंदर मोदी जी कर नहीं रहे। आज भी संडे है, मोदी जी दिल की बात करेंगे, काम की बात नहीं करने वाले। ये बीजेपी वाले वही काम करेंगे। कल क्या वो प्रस्ताव आएगा कि आपकी तरफ से? अभी हमारे 4 दिन लगातार होना है, बहुत कुछ प्रस्ताव आएंगे। रिलीज मैनुअल में कितना नया तरीके से मिलेगा कि पुराना ही मिलेगा? आप फिर मेरी बात नहीं समझ रहे। जो केंद्र का रिलीफ मैनुअल है उसमें पूरा मकान जो सेटलमेंट होता है उसमें 1,30,000 रुपये मात्र मिलता है। पिछली बार जो 23 को, फिर 24 को माननीय मुख्यमंत्री ने 7 लाख रुपए दी। आर्थिक तंगाली के बावजूद हमने अपने संसाधनों से उसमें दिया। प्रदेश के लोगों ने भी हमें जो है उसमें मदद की है। मुख्यमंत्री राहत कोष बनाया, उसमें पैसे डालने के बजाय भाजपा राहत कोष में पैसा डाला जा रहा है, और जो उसका जो है दुरुपयोग हो रहा है। अब हमारी 60 मशीनें लगी हुई है आज की तारीख में, और भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम भी मशीन लगाएंगे, और फिर चुपके से फोन कर रहे हैं तेल तुम दो, तेल हम दे, मशीन जयराम के नाम से होगा। ऐसा नहीं चलेगा। देखिए, एक ना ये मुख्य सचिव ने जो है चिट्ठी लिखी है डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को और मेंबर सेक्रेटरी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उसमें यह है कि एक हाई पावर इंक्वायरी की बात की है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भूमिका जो है, या एनवायरनमेंट जो इससे जुड़ी एजेंसी उनकी भूमिका जो है, उसकी वजह से भी जो है ये इस तरह के हादसे हो रहे हैं। जैसे उनका ठीक से जो है कंट्रोल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है। आपकी नॉलेज में है कोई ऐसी, और किस तरह की जांच हो रही है हाई पावर की मीटिंग? ये जो है बहुत सारी बातें होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है कोई सिर्फ एक जगह से ट्रिगर नहीं होता है। इसके बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। अब ये जो है वार्मिंग का अगर लगाएंगे तो 2 डिग्री बढ़ भी जाता है टेम्परेचर, तो उससे भी जो है बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये खाली एक डिपार्टमेंट के बस का नहीं है। केंद्र से भी एक टीम आई, मुझे भी थुनान में मिले, उसमें कुछ साइंटिस्ट थे, उन सब से भी थोड़ी सी चर्चा हुई। पर ये एक बहुत बड़ा शोध का विषय है। इसके ऊपर जितना भी आप शोध करेंगे उसके बाद ही आप कह पाएंगे कि किस तरह के हमें जो है इसमें एहतियात बरतने पड़ेगी। ठीक। आप सभी